10वीं तक के स्कूल में पढ़ाई मामले पर बोले शिक्षा मंत्री। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार चिंतित। 6 अगस्त के बाद होगी स्थिति की समीक्षा। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध पोर्टल का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। कई तरह की मिलेंगी सुविधाएं। विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर विजय सिन्हा ने की विधानसभा की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक में राज्य के डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। चुनाव में जेडीयू को कमजोर करने की रची गई थी साजिश। रोहतास की डेहरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का बयान। जेडीयू को बनाएंगे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। वन टैपिंग विवाद पर कांग्रेसी नेताओं ने किया राजभवन मार्च। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जांच की मांग। जातीय जनगणना के समर्थन में तेजस्वी का ट्वीट। कहा जातीय जनगणना के लिए जारी रहेगी लड़ाई। नालंदा में पटना की बेटी के साथ वानियर ससुराल वालों ने हत्या कर शव के किए 12 टुकड़े। शव मिलने के बाद विवाहिता के ससुराल वाले फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में विपक्षी विधायकों से मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि पिछले सत्र के दौरान हंगामा हुआ था। उस दौरान जो विपक्षी दल के सदस्य हैं उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी और बल प्रयोग किया गया था। इसी मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पटना विधानसभा में विपक्षी विधायकों से मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। दोनों पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप है जिन पर कार्रवाई किया गया है, इन्हें निलंबित किया गया है। संवाददाता मरगूब आलम फोन पे जुड़े हैं। मरगूब, 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया है और इसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी और क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? अमित जी, आपको पता होगा कि पिछले विधानसभा सत्र में एक राष्ट्रीय विधेयक जो विशिष्ट सुरक्षा को लेकर के लाया गया था, उसके विरोध में महागठबंधन के विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चेंबर में बंद थे। बाहर में बहुत हंगामा हो गया। अंततः विशेष पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। बिहार विधानसभा में पहली बार एसएसपी डीएम पहुंचे थे। उस दौरान विधायकों की पिटाई हुई थी। ये पूरा मामला आया था और मीडिया में फुटेज हुआ और कह सकते हैं कई विभिन्न सोशल मीडिया पर वो फुटेज आया था। उसके बाद लगातार हंगामा होता है। इस बार आपको पता है 26 से 30 के बीच बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र होने वाला है और ठीक आज से 1 सप्ताह पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को लेटर लिखकर सवाल पूछा, बिहार विधानसभा के विधायकों के साथ मारपीट करने वाले पर कार्रवाई कब होगी। आज चूंकि आपको पता होगा मुख्य सचिव के साथ सभी बड़े बड़े अधिकारी आए थे, सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी और इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार के डीजीपी से सवाल पूछ दिया कि कार्रवाई का क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, तो आप हमें बताइए। उनकी रिपोर्ट मिली है। उस रिपोर्ट में 2 पुलिसकर्मी शेषनाथ प्रसाद और रंजीत कुमार दोनों को निलंबित किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष ने यह माना कि इन दोनों का आचरण बहुत ही निंदनीय था। इन दोनों ने विधायकों की पिटाई की है, लातों से मारा है, पैरों से मारा है। ये सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है। इसी आधार पर दोनों की कार्रवाई हुई है। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जो विधायकों ने आचरण किया, जिस तरीके से हंगामा करना, विधानसभा अध्यक्ष को चेंबर के अंदर बंद कर देना, चेंबर के बाहर की चेंबर के अंदर किसी को जाने नहीं देना, मार्शल के साथ हाथापाई करना, उसे आचरण समिति को सौंपा गया है। क्योंकि बिहार विधानसभा में आचरण समिति होती है जो पूरे इस तरह की घटनाक्रम को जांच करती है। अगर आपका इंटरनली जांच करती है, उसे सौंपा गया है। उसकी रिपोर्ट जैसा ही आएगी उसके बाद कार्रवाई के बारे में बताएगा। तो फिलहाल पटाक्षेप हो गया है। पिछले सत्र में जो मारपीट हुई थी विधायकों के साथ, उसका पटाक्षेप कर दिया गया है। सवाल लेकिन बहुत बड़ा है अमित जी, क्या विपक्ष इस पूरे कार्रवाई को मानेगा, ये सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मरगूब आलम हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित किया गया है। तो विधानसभा के पिछले सत्र में जो कार्रवाई हुई थी, जो मारपीट की घटना हुई थी, उसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करती है। नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच की निगरानी की जा रही है। 5 साल से चल रहे वेरिफिकेशन को खत्म करने पर काम हो रहा है। कई बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का निर्देश विभाग ने दिया। जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ उनकी सेवा को लेकर विचार नहीं होगा। जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है उसकी सत्यता की जांच कर आगे की कार्रवाई होगी। तो कई बार डॉक्यूमेंट
को अपलोड किया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, उनकी सेवा को लेकर विचार नहीं किया जाएगा। और वेरिफिकेशन पर शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान आया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उस पर अब विभाग निर्णय करेगा, क्योंकि विभाग ने पहले ही कह रखा है कि अगर इस समय सीमा के अंदर जो लोग अपनी सूचनाएं अपलोड नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कुछ नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में विभाग उनके संबंध में भी निर्णय लेगा और जिन लोगों ने अपलोड किया है उसके सर्टिफिकेट्स या जो चीज अपलोड किए गए हैं उनकी प्रामाणिकता, उनकी वैलिडिटी, उनका भी सत्यापन करा लिया जाएगा। और संवाददाता गौतम फलान पे इस वक्त जुड़े हैं। गौतम, बड़ा बयान शिक्षा मंत्री का आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और लंबा समय भी है, 5 साल से ये चल रहा है, और क्या कुछ निर्देश दिया गया है? शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में अब विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी संख्या 3,57,000 है, उन तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकार की तरफ से समय दिया गया था। देखिए 2016 से ये मामला प्रकाश में आया था जब नियोजित शिक्षकों पर आरोप लगे कि कई नियोजित शिक्षक के डॉक्यूमेंट जो है फर्जी हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने जो है नियोजित शिक्षक का पद जो है वो ग्रहण किया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। निगरानी विभाग को इसकी जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई थी और निगरानी ने 2016 से लेकर अभी तक 21 तक जो है डॉक्यूमेंट की जांच की जो प्रक्रिया है उसको लेकर अभी शिक्षा मंत्री का कहना है कि 5 साल का ये पूरा समय बीत गया और इस पूरे प्रक्रिया में जो कहा जाता है कि कई बार नियोजित शिक्षकों को अपने फोल्डर यानी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने का जो है समय दिया गया था। आखिरी तारीख जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई थी वो 20 जुलाई को जो है 20 जुलाई 2021 तक थी और ये अभी तक जो है 5,000 के करीब जो है शिक्षकों ने फोल्डर को अपलोड नहीं किया, यानी अपने डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट पर वो नियोजित शिक्षक के पद पर जो है उन्होंने पद ग्रहण किया उसका डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों पर ये विभाग सीधी समझ के साथ जो है कार्रवाई करेगी कि वैसे लोग इस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना चाहता, वो अपना जवाब देना नहीं चाहते हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम। तो हमारे संवाददाता गौतम बता रहे थे कि स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे उनकी सेवा को लेकर विचार नहीं किया जाएगा। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। खबर छपरा से है जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पिस्टल सप्लाई करने का आरोप इस शख्स पर लगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि छपरा से खबर है जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पिस्टल सप्लाई करने का आरोप लगा है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है छपरा से और इस पर आरोप जो लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पिस्टल सप्लाई करने का आरोप इस शख्स पर लगा है और हमारे संवाददाता मरगूब आलम फोन पे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मरगूब, एक अहम जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पिस्टल सप्लाई करने का आरोप इस पर लगा है, क्या और ताजा अपडेट पहुंच रहा है अब तक? देखिए, कुछ दिन पहले रात जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी ने कुछ हथियार पकड़े हैं। उस हथियार का जो कनेक्शन है वो बिहार के मुंगेर से है और वहां के लोगों के द्वारा यानी बिहार के कुछ लोगों के द्वारा ये हथियार की सप्लाई यहाँ दहशतगर्दों को की जा रही है, माने आतंकी को या आतंकी को जो सहयोग कर रहे हैं उन्हीं की जा रही है। इस पूरे मामले में तत्काल जांच हुई। जांच के बाद आज विशेष सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तारी की है और ये अरमान मंसूरी इसका नाम बताया जा रहा है, छपरा से गिरफ्तारी हुई है और इसका लिंक वो हथियार तस्करों से है जिन लोगों ने मिलकर के आतंकी को या उसके सहयोगी को हथियार सप्लाई किए थे। फिलहाल इसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी उसे छपरा से लेकर निकल गई है और इसे पूछताछ की जा रही है। इसमें बिहार एटीएस की भी टीम वहां मौजूद थी, बिहार एटीएस की टीम भी पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है और फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग के लिंक आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार के लोगों के साथ साथ कई अन्य राज्यों के लिंक है। तो बिहार के लोगों में एक पहली की गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संवाददाता मरगूब आलम बता रहे थे कि एक अहम कामयाबी यहाँ पर मिली पुलिस को और इस शख्स को छपरा से गिरफ्तार किया गया है और आरोप इस पर बेहद गंभीर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों या उनके शागिर्दों को ये पिस्टल सप्लाई किया करता था, इस तरीके के आरोप लगे। फिलहाल एटीएस की टीम और जो पुलिस है इनसे पूछताछ करने के लिए इनकी गिरफ्तारी की है।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 11वीं के नीचे के स्कूलों को खोलने पर कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि बच्चों के स्कूल जल्द खुलें। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए उस संबंध में जब तक कोई जरूरी निर्णय नहीं हो जाता तब तक बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर स्कूल नहीं खोले जा सकते। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जातीय जनगणना पर विजय चौधरी ने कहा कि यह सरकार का निर्णय नहीं है, न ही किसी एक पार्टी का निर्णय है, ये तो बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। तो साफ तौर पर स्कूलों को खोलने के संबंध में शिक्षा मंत्री का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस वक्त स्कूल खोलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की जो जान है उसकी परवाह की जाए, उनके जान को जोखिम में डालकर कोई भी कदम ना उठाया जाए। 6 अगस्त के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी कोरोना को लेकर और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है स्कूल खोलने को लेकर। ये सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है विद्यालयों को खोलने की, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि खास तौर से नीचे के मतलब पहली से लेके 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे अगर लगातार स्कूल नहीं जाते हैं तो वो एक तरह से पढ़ाई से ही विमुख हो जाते हैं। उनके पढ़ने लिखने की निरंतरता या जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल ब्रेक कर जाती है, तो ये उनके पठन पाठन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग तो खोलना चाहते ही हैं। और ICMR का जो अभी कल रिपोर्ट आया है, कल के अखबारों में आया था, परसों उन लोगों ने कहा है कि कुछ हम लोग में इम्यूनिटी डेवलप किया 60-70% में और बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जो तीसरे लहर की बात हो रही है, जब तक उसके संबंध में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो तब तक इसमें फैसला लेना मुश्किल रहता है। वो तो कोई मांग की बात नहीं है, बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित है, तो वो विधानसभा की राय है, सभी पार्टियों की राय है। इससे अधिक और क्या सुना? आप लोग की अभी क्या मांग है सर वर्तमान? अरे मांग तो विधानसभा से पारित है, उसके बाद क्या करना? तो हम लोग कोई विधानसभा की राय से अलग तो रखते नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 1 से 8 तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति और NOC के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। तो राइट टू एजुकेशन के द्वारा निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के नामांकन की भी जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी। तो अहम जानकारियां इस पोर्टल पर मिलेगी और पोर्टल पर कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। निजी स्कूल से प्रस्वीकृति की भी इस पर जानकारी रहेगी और ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। पोर्टल पर कई तरह की जानकारियां रहेंगी जिससे फायदा होगा लोगों को। कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये पोर्टल का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीजें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी। जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीजें उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों की जानकारी उनको देनी होगी। इसी के साथ से हम वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप देखते रहिए हमारे बिहार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानमंडल सत्र को लेकर पटना में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव, DGP, DM, SSP सहित सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। DGP संजीव कुमार सिंघल ने बताया कि मीटिंग में हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। विधानसभा की सुरक्षा के लिए पुराने व्यवस्थाओं के साथ अन्य व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बदसलूकी की गई थी, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। जो व्यवस्था पहले से होती आई है वैसी ही व्यवस्था जो है वो इस बार होगी। और भी कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई है कि व्यवस्था को
कि किस तरह से फेल प्रूफ बनाया जाए ताकि किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो इसी पर सब ज़्यादा चर्चा हुई और व्यवस्था हम वो कर रहे हैं। डेहरी ऑन सोन में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें पार्टी की मजबूती पर चर्चा हो रही है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची गई थी, लेकिन जेडीयू कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के निर्देश पर हमने यात्रा की शुरुआत की है। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी भी नेता में कोई नाराजगी नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार 5 सालों तक चलेगी और जेडीयू और मजबूत होगा। एक्चुअल बैठक कर रहे हैं सर, अब एक्चुअल बैठक कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है? क्योंकि अमूमन जो चुनाव परिणाम है उसके बाद ये इस तरह की बैठक कर रहे हैं, लगातार अब जगहों पे जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बैठक कभी कोरोना के समय नहीं की जा सकती है, इसलिए हमने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। किसी भी जिला में जाकर एक जगह सब साथी को हम नहीं बुलाते हैं, प्रखंड में भी हम जाते हैं, अलग अलग जगह जाकर उनसे मिलते हैं। तो टुकड़ा टुकड़ा में लोगों से मुलाकात हो रही है कोरोना के कारण, और जो फीडबैक है बहुत ही अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की योजनाएं चल रही है, खास करके कोरोना पीड़ितों के लिए और दूसरे समस्याओं से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना चल रही है। हमारे साथी सब जगह लगे हुए हैं अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के। शाहाबाद इलाके को और मजबूत करने के लिए आपने बातें कही, क्या साजिश की बात कर रहे हैं? कौन साजिश के तहत लोग हराया? लगता है कि बड़े लोग, कुछ लोग हैं जो साजिश के तहत जेडीयू को कमजोर करने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, एक स्थिति बनी थी जिस समय अब अपने ही साथ वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गए चुनाव में, जिसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी एक्चुअल बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। कोशिश ये की है कि जेडीयू को कैसे मजबूत किया जाए और वैसे लोग जिन्होंने जेडीयू को कमजोर किया था उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कैमरामैन राजेश के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, डेहरी ऑन सोन। जासूसी कांड मामले पर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले की जांच की मांग की। दिया है जो महामहिम राज्यपाल जी के महोदय के माध्यम से उन तक जाएगा। हम लोग ने डिमांड किया है, कुछ हम लोग का डिमांड है और इसका जांच होना चाहिए व्यापक। जिस तरह से लोकतंत्र, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और उस पर खतरा उत्पन्न हो गया है। पहले तो मामला हमारे नेता राहुल गांधी जी का था, लेकिन अब यह उन्हीं तक सीमित नहीं है। अब न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, पत्रकार बंधु हो या अन्य लोग, सारे लोग इसके दायरे में आ रहे हैं और आप लोग भी बुरी तरह आ रहे हैं। आपने देखा होगा, कल एक समाचार छपा था कोई पेपर में और आज उसके यहाँ रेड हो गया। कल आप कोई न्यूज छापिएगा, आप पर कोई एफआईआर कर देगा, केस कर देगा। तो जिस तरह से देश में लोकतंत्र है उस पर खतरा उत्पन्न हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, साथ ही उसका समर्थन किया है। दरअसल सरकार ने संसद में बताया था कि सिर्फ SC/ST को छोड़कर बाकी जातियों की जनगणना नहीं होगी, जिस पर तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, जातीय जनगणना के लिए हमारे दल ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। ये देश की बहुसंख्यक यानी लगभग 65% से अधिक वंचित, उपेक्षित, उपहासित, प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी सरकार पिछड़े वर्गों के हिंदुओं को क्यों नहीं गिनना चाहती? क्या वो हिंदू नहीं है? पूर्णिया के अमर प्रखंड में पलिस्ता से कस्बा जाने वाले मुख्य रोड में RCCC पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल के ध्वस्त होने से इलाके के हजारों लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो गई है। अमौरा से पलसा और बड़ा ईदगाह होते हुए कस्बा तक की PWD रोड पर 23 साल पहले ही अनरपुर के पास RCCC पुल बना था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 10 लाख रुपए की लागत से साल 1998 में यह पुल बना था। पुल के कारण पूर्णिया से अमौर जाने में काफी कम दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस पुल पर बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक पार कर रहा था, तभी पुल बीच में ही धंस गया, जिस कारण बड़ी दुर्घटना होने से भी बच गई। सूचना मिलते ही पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता बासुकीनाथ भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। उन्होंने कहा कि भारी वाहन और पानी के दबाव के कारण पुल धंसा है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इसको मोटरेबल बना दिया जाएगा, लेकिन यहां नया पुल बनाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है।
टू भोगड़ी चौक के बीच में एक पुल है, जो कि बहुत दिन पहले ये पुल बना है। ये पुल बना है जब ये PWD का बीच में हाल ही में पिचिंग हुआ था, तो जेई और स्कूटी भी सबको अपना नज़रअंदाज करना था कि ये पुल अनस्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्रॉन्ग करके बनाना था। वो लोग स्ट्रॉन्ग करके नहीं बनाए, आज ये पुल ध्वस्त हो गया है। लाखों लोगों की आवाजाही बंद है, काफ़ी परेशानियाँ होती है। अररिया रानीगंज बस स्टैंड के पास अतिक्रमण मुक्त वे ABC नहर के तटबंध पर लगातार कटाव हो रहा है, जिससे शहर पर खतरा मंडराने लगा है। नहर पर अतिक्रमण और कटाव की सूचना पर जिला आपदा पदाधिकारी पंकज गुप्ता ने जायजा लिया और नहर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग ने भी डीएम को अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट किया है, जिस पर डीएम ने सीओ को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दी। आपको बता दें कि 2017 में अररिया में विभागीय लापरवाही के कारण भयानक बाढ़ आया था और इस बाढ़ से शहर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। नहीं, कल सूचना मिली थी रात में कि नहर पर कहीं कटाव हो रहा है और आप ही के मीडिया के माध्यम से मिली थी। तो आज हम चले आए यहाँ देखने के लिए कि क्या है। तो अभी कहीं कोई कटाव का कोई चिन्ह तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, नहर के अंदर कहीं कहीं अतिक्रमण है, तो इन लोगों के संबंध में कहा गया है कि यहाँ मिट्टी वगैरह ना काटे, ताकि अंततः इस तरह का अगर ये लोग कुछ करते हैं तो खतरा इनके ऊपर भी है और शहर पर भी है। नालंदा में हिंसा के नोनिया बीघा गांव की खंधा में छिपाई गई गर्भवती महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए पहले महिला की गला दबाकर हत्या की और बाद में शव के 12 टुकड़े कर खंधा में ठिकाने लगा दिया। बताया जा रहा है कि पटना जिला की सालिमपुर गांव निवासी अरविंद कुमार यादव की पुत्री काजल की शादी हिलसा थाना क्षेत्र की नोनिया बीघा गांव में की गई थी और 27 जून 2020 को ये शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद काजल के जरिए 4 लाख रुपयों की मांग की जाने लगी। हालांकि लड़की के पिता ने सामाजिक पंचायती कर 80,000 दहेज इन्हें दिया था, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वालों ने काजल की हत्या कर दी और इसके बाद सभी लोग फरार हैं। हुआ कि मेरे बहन के साथ नाइंसाफी हुआ है और अगर जो लोग सुन रहे हैं, अगर आज वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कल उनके साथ भी, भगवान न करे लेकिन हो सकता है। अच्छा, आपकी बहन का शादी कहाँ हुआ था? नोनिया बीघा हिलसा में। तो वो डेथ कर गई? हाँ। किस कारण से? उसके ससुर ने मार दिया, उसे टॉर्चर किया। उसका जो हस्बैंड आत्महत्या की है? नहीं, तो वो पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुई हत्या की पूरी वारदात शॉपिंग मॉल में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पास की ही चाय दुकान पर एक कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर 2 बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए, लेकिन ये पूरी घटना बगल के बिग बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों के बीच सफेद कुर्ता पहने अपराधी आए और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस फुटेज की मदद से अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। बेगूसराय में पड़ोस की एक विवाहिता महिला के साथ एक युवक फरार हो गया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने युवक के छोटे भाई की अपहरण कर हत्या कर दी। दरअसल अपहृत युवक का शव बागमती नदी के पुलिस ने वहां से बरामद किया है, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा गया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनका दूसरा बेटा प्रेम प्रसंग के कारण महिला को लेकर फरार हुआ था, लेकिन महिला के परिजनों ने छोटे भाई को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। मामले में मुख्यालय डीएसपी ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। सीतामढ़ी के सैयारा थाना क्षेत्र के पुरनहिया गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच दारोगा को पद से हटाने की मांग की। ग्रामीण एसपी से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को अंदर जाने से रोका। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक दारोगा 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद में अपने नजदीकी रिश्तेदार मुखिया के इशारे पर काम कर रहा है। झूठ हुए मुकदमे में फंसाने की बात हो रही। डीएसपी और रमाकांत उपाध्यक्ष ने मामले की छानबीन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसलिए हम लोग का महादलित में बराबर सुरेंद्र झा मुखिया वोट के चक्कर से बहुत लड़ाने के भीड़ लगाए हुए हैं कि कब कहते हैं कि जेल से बेल नहीं होने देंगे। बराबर इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं हर अस्पताल से, कभी बतना से, कभी मेजरगंज से, कभी कहीं से बना, टाउन थाना से, महिला थाना से, वो बनवाकर हम लोग को फंसाना चाहती है। वो औरत के साथ राम के परिवार है, बेटे नाम के है, जगन्नाथ राम के घर वाली है, वही सबसे हमको बराबर बलात्कार के संभावना में फंसाना चाहता है। मुखिया जी है ना,
अब बारा बाबू सैयारा थाना के है, सब आदमी के पास मान लो मजाज लिया ना तो कंप्रोमाइज करवा दी, दूल्हा को बांध बनवा दी। तो आपसी मारपीट का मामला है, उन लोगों को समझा बुझा दिया है, उनको कल जा करके ऑन स्पॉट हम देख लेंगे, जांच कर लेंगे जो सही हो। सरसों जिले के सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 बेड की प्राइमरी कोविड केयर का डीएम ने उद्घाटन किया। आजीविका की तरफ से इस कोविड केयर को बनवाया गया। इस वार्ड में 5 बेड लगाए गए हैं। वहीं यहां काम कर रहे सभी एएनएम जीएनएम के लिए किट की व्यवस्था की गई है। इस केंद्र में 78 थर्मल स्कैनर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी और ऑटोमेटिक मशीन, मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराया गया है। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से अंतराल के बाद देखिए हमारे झारखंड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।